माता की। यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। जय हिंद, राम राम, रोशन, संगम, दिनेश, रीना, स्वाति, धीरज, श्वेता, बद्रीलाल, अर्णा, अनीता, मोनिशा, मोहिनी, पीके यादव, चंचल, रीना, दिनेश, संगम, दिया, सभी का स्वागत है। तो फाइनली जिस चीज का आपको इंतजार था कि सर कब क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, तो आज से क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, है ना। ठीक है जी। हाँ, चलिए, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। संदीप बोल रहे हैं सब्जी बना रहा हूं, क्लास देख रहा हूं। सब्जी मत जला देना संदीप। चलिए, जय हिंद, सभी का स्वागत। सब लोग एकदम बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो। जय श्री महाकाल, राम राम। हाँ, लव्यांश ने फिर कोई लाइन लिखी है ना, ए खुदा तेरा एक एहसान चाहिए, मेरे आदित्य सर के चेहरे पर हर पल मुस्कान चाहिए। क्या बात, क्या बात। चलो चलो, वॉइस ओके है, ठीक है सब कुछ। वॉइस में पता नहीं यार हमारे स्टूडियो में क्या नजर लगी है, सब कुछ सबसे अच्छा होते हुए भी कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। हम्म। अभी ठीक है, हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लाइंस एंड एंगल्स वाले करवाए थे, है ना। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस यहां पर देखते हैं। नींद नहीं आई? बिल्कुल। हाँ, ठीक है, सब ठीक है। ओके। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, आपको मैंने एक बताया था नियम कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा हो सी स्क्वायर से, फिर एक बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो सी स्क्वायर के, फिर एक बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा हो सी स्क्वायर से। तो जब भी ऐसा होता है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं जिनका अनुपात 3, 4 और 6 है, और सबसे बड़ी भुजा को हम सी मानते हैं, यह भी मैंने आपसे कहा था, है ना। हाँ, तो अब यहां पे याद रखिए कि जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर से, तो इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, यानी इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बराबर होता है तो इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर बड़ा सी स्क्वायर हो जाए तो इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर यहां पे देखें, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, 16 और 9 हो जाएगा 25, तो 25 से 36 बड़ा हो रहा है, सी स्क्वायर बड़ा हो रहा है ए और बी से, यानी ये कौन सा त्रिभुज होगा? ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। ऑप्शंस इंग्लिश में है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आया? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी सबसे बड़ी भुजा से छोटा है, तो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, यहां तक बात ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सारी जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो सब आती जाएंगी। आपके मन में एक सवाल भी आया होगा कि सर, जैसे कुछ लोगों ने सजेशन भी दिया था कि सर त्रिभुज है तो त्रिभुज के प्रश्न करा दो, वृत्त पढ़ाओ तो वृत्त के पढ़ा दो। लेकिन आपको मैं बताऊं
कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो उसमें त्रिभुज भी आ जाएगा, वृत्त भी आ जाएगा और कोण भी आ जाएगा, सब चीजें आ जाएंगी। यहां पे पूरा मिक्स चलता है। ऐसा नहीं होता है कि त्रिभुज में सिर्फ त्रिभुज लगेगा, भी आगे आप देखना ट्राइंगल भी आ जाएगा, सर्कल भी आ जाएगा, चक्री चतुर्भुज भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। इसलिए सब कुछ एक साथ पढ़ने के बाद ही हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सर आज खुश लग रहे हैं। अरे हम तो रोज ही खुश रहते हैं भाई, तुम्हें आज दिख रहे हैं। रविवार को सरप्राइज है, वो तो रविवार को ही पता चलेगा, आखिरी में बात करते हैं उस बारे में। हम्म। ठीक है, देखो किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 6, 8 और 10 हैं, उसकी सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। देखो वैसे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज सिखाऊंगा जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, ये पर्टिकुलर सेट होते हैं, जैसे 3, 4, 5 हो गया, है ना। अब 3, 4, 5 अपने आप में एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब जो समकोण त्रिभुज को संतुष्ट करे, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। जैसे ये मान लीजिए, मान लो ये 3 हो, ये 4 हो, और 90 अंश के सामने हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है 5। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। देखो इनका योग भी 25 है और उधर भी 25 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और अभी हमने देखा था कि दोनों भुजाओं का वर्ग तीसरे के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो ऐसे पर्टिकुलर सेट होते हैं जहां पे रूल्स लगते हैं। अब आप चाहें तो 3 का डबल कर दें, 4 का डबल कर दें, 5 का डबल कर दें, ये भी ट्रिपलेट है। और देखो क्वेश्चन में यही तो दिया है 6, 8 और 10। तो 6, 8, 10, 3, 4, 5 इसको देखते ही समझ में आ रहा है कि ये एक पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। यानी ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा भाई, समकोण त्रिभुज होगा। इसमें एक भुजा 6 होगी, एक भुजा 8 होगी, और सबसे बड़ा हमेशा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कर्ण होता है, हाइपोथीनियस होता है, और वो यहां पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसकी सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई ज्ञात करिए। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण, कर्ण पे माध्यिका खींचना है तो माध्यिका को ऐसे खींचेंगे, और माध्यिका हमेशा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। और मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में अगर आपको माध्यिका निकालनी हो, समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मीडियन फाइंड करनी हो, तो उसका रूल होता है कर्ण यानी हाइपोथीनियस का हमेशा आधा, कर्ण का आधा करते हैं। तो कर्ण है 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। तो यहां पर जो माध्यिका बनेगी उसकी लंबाई कितनी होगी, 5 होगी। ये आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है जी। अच्छा देवेंद्र, आया समझ में। हाँ, माध्यिका जो होगी कर्ण की आधी होगी, हाइपोथीनियस की हाफ होगी। बात बड़ी सिंपल है। आइए आगे बढ़े। इसको पढ़ो। हम्म। ओके। अच्छा, नहीं भाई यहां से सब कुछ ओके है, यहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। चलो देखो, देखो अंतः केंद्र जैसे ही आपने सुना, अब आपको पूरे इसके नियम याद आ जाने चाहिए। अंतः केंद्र बोला तो आपको याद आना चाहिए कि अंतः केंद्र कौन बनाता है, कोण अर्धक बनाता है। ये एक कोण अर्धक हो गया, ये दूसरा कोण अर्धक हो गया, ये तीसरा कोण अर्धक हो गया। तो याद आ जाना चाहिए कि अंतः केंद्र इन सेंटर कौन बनाता है, कोण अर्धक, यानी एंगल बाइसेक्टर कोण अर्धक बनाता है ना।
फिर आपको अगर ये ध्यान आ गया तो इसके आगे आपको ये भी ध्यान आ जाना चाहिए, क्या? जैसे सुनो, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, और आपसे बोल रहे हैं कि आई इसका अंतः केंद्र है ना, आई इसका इन सेंटर है, एबीसी 60 है, एबीसी यानी ये वाला कोण 60 है, ये वाला कोण इसको बाहर लिख देता हूं मैं, ये वाला कोण कितना है? 60 है, और एसीबी, एसीबी ये वाला कोण कितना है? 50 है। तो बताओ बीआईसी कितना होगा? बीआईसी, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, है ना। पहला तो ये कि आप समझो ये एक त्रिभुज है, अगर एक कोण 60 हो, दूसरा कोण 50 हो, तो तीसरा कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, 60 और 50 110 गया, तो बचा कितना? 70, मतलब ये वाला कोण कितने अंश का होगा? 70 का होगा, है ना। फिर मैंने आपको सिखाया था अगर ये वाला कोण 70 अंश का है तो इसके सामने वाले कोण का आपको तरीका बताया था क्या? अंतः केंद्र होता है 90 डिग्री प्लस सामने वाले कोण का आधा, तो 90 डिग्री प्लस सामने वाले कोण का आधा यानी 70 का आधा कितना हो जाएगा? 35, तो 35 इसमें जुड़ के 125 डिग्री बन जाएगा। बी आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी 125। याद आया? अंतः केंद्र 90 डिग्री प्लस सामने वाले कोण का आधा, यह मेन बात हो गई। समझ में आया या नहीं आया? हाँ, बिल्कुल। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 60 का आधा 30, 50 का आधा 25, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में से आप यहां से 30 और यहां से 25 घटा दोगे तब भी आपका 125 ही आएगा, आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पूरा ध्यान पढ़ने पे लगाइए, फुल स्क्रीन पे करके रखिए, है ना। बार बार चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, आसान आसान चीजों को आपको थोड़ा ध्यान क्लास में लगाए रखना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, आए आगे इसमें बढ़े। चलिए देखिए, आपसे बोल रहे हैं किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक माध्यिका ज्ञात करिए। सुनिएगा बात, समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने यहां पे एक वृत्त बनाया है ना, इस प्रकार का हम एक वृत्त बना लेते हैं, ये हो गया, है ना। समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक माध्यिका ज्ञात करें। अब देखो, आंतरिक त्रिज्या यानी अंतः वृत्त, है ना। तो यहां पे आप ऐसा समझिए कि ये इसका केंद्र हो गया और ये हो गया, इसको अगर यहां से यहां तक मिला दिया तो ये हो गई इसकी त्रिज्या, जो कितनी दी हुई है? जो आपको 3 सेंटीमीटर दी हुई है। और आपको मैंने एक नियम बताया था कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसमें चारों केंद्र, पूरे 4 सेंटर, चारों केंद्र एक ही जगह होते हैं। बताया था, चाहे केंद्रक हो, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, सारे केंद्र एक ही जगह होते हैं। किसमें? समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल 4 सेंटर्स एक ही जगह होते हैं। तो ये आपका चारों हो गया, आप जो यहां पे यूज करना चाहे कर सकते हैं। अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, मान लीजिए ऐसे लिख दूं, है ना, तो ये केंद्रक भी हो सकता है, अंतः केंद्र हो सकता है, सब हो सकता है। तो आपको पता है कि माध्यिका हमेशा 2:1 के अनुपात में बटी हुई होती है। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो इस हिसाब से 2 की वैल्यू 6 होनी चाहिए। तो आपकी माध्यिका यहां से यहां तक 6 हो गई और यहां से यहां तक 3 हो गई, तो माध्यिका की लंबाई कितनी हो गई? 9 हो गई। डी आपका आंसर है।
माध्यिका हमेशा 2:1 में बटी हुई होती है। अगर एक यहां से यहां तक की वैल्यू 3 है तो यहां दुगनी 6 होगी, तो पूरी माध्यिका की लंबाई कितनी हो गई? पूरी माध्यिका की लंबाई 6 और 3 9 हो गई। ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए। ओके, प्रश्न को ढंग से पढ़िए, सबसे पहला काम। अच्छे से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, बनेगा नहीं वो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सर्कल कहां से आया? सर्कल त्रिज्या कब आएगी? सर्कल होगा, वृत्त होगा, तभी तो त्रिज्या आएगी। तो त्रिज्या आई मतलब सर्कल तो बनेगा, आंतरिक त्रिज्या यानी अंदर वृत्त बनेगा। हाँ हाँ आकाश, दोनों जगह अलग अलग रहेगा। नोट करने का टाइम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आपको इसकी पीडीएफ दी जाती है, इसलिए आपको अगर नोट करना है आराम से बाद में करिए। चलो हर्ष, बहुत अच्छी बात है। हम्म, चलिए सुनिएगा मेरी बात। यहां पे एक त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं एडी और बीई है ना। देखो ये हो गया अपना एक त्रिभुज, ठीक है। इसकी दो माध्यिकाएं हो गई एडी और बीई। जैसे एक इसको नाम दे देते हैं एबीसी। दो माध्यिकाएं हो गई, एक को नाम देंगे हम एडी, मतलब यहां से यहां तक इसको खींच देंगे, है ना। और दूसरी माध्यिका को इधर से खींच देंगे बी से लेकर ई तक। तो इसको मैंने यहां बना दिया, है ना। इनको हमने नाम दे दिया, लेट से इसको डी नाम दे दिया, इसको ई नाम दे दिया। दो माध्यिकाएं हैं और माध्यिकाएं हमेशा 2:1 में विभाजित रहती है, आपको पता है। मतलब ऊपर का हिस्सा 2 होगा तो नीचे का हिस्सा 1 होगा। ठीक इसी प्रकार ये वाला हिस्सा 2 होगा तो ये वाला हिस्सा 1 होगा। अब आपसे बोल रहे हैं एडी की लंबाई 9 है और बी बी 6 है। ए से डी तक 9 है और बी से ई तक 6 है। तो बताओ बीडी की लंबाई क्या है ना। अब देखिए माध्यिकाएं यहां पर आ गई हैं, ठीक। और ये अपने आप में क्या हो जाएगा, आपको मैंने एक नियम बताया था कि जब भी दो माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं तो हमेशा समकोण बनाती है, ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। अगर दो माध्यिकाएं एक दूसरे को काटेंगी तो 90 अंश का कोण बनाएगी, ये बात की बात है। अब देखिए एडी की लंबाई 9 है। अगर 9 को मैं 2 और 1 के अनुपात में बांटूंगा यानी 3 का भाग देना पड़ेगा, 1 बराबर 3, 3 का दुगना 6, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई 6 है तो नीचे की लंबाई 3 एकम 3, मतलब इसकी लंबाई 3 है। इसी प्रकार इसकी लंबाई कितनी है? 6 है। तो 6 को अगर 2 और 1 के अनुपात में बांटेंगे तो 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 का दुगना यानी ये हो जाएगा आपका 4 और 2 एकम 2, है ना। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2। अब बात समझना, इसकी लंबाई आपको पता चल गई 3 है, इसकी लंबाई आपको पता चल गई 4 है ना। तो हमारे पास एक इस प्रकार से समकोण त्रिभुज है। हमेशा समकोण के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। अगर इधर 3 है इधर 4 है तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ट्रिपलेट बताया था कि 3 4 5 का ट्रिपलेट चलता है। अगर 3 आया है 4 आया है तो यहां डेफिनेटली क्या आएगा? 5 आएगा। तो हमें पता चल गया कि बी से लेकर डी तक की लंबाई कितनी है? 5 है। सी आपका आंसर है। सी इज द राइट आंसर। बोलिए।
अच्छा, हर्ष है, हर्षा है, हमें नहीं पता। बोलो भैया, बात कुछ भेजे में गई, है ना। अगर ये 9 है तो 6 और 3 में बटेगा। अगर ये 6 है तो 4 और 2 में बटेगा। ये 3 है, ये 4 है, तो 90 के सामने क्या आएगा? 5 आएगा। ये आपका आंसर है। अगला। चक्रीय चतुर्भुज आपको कल ही बताया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम्म। ठीक है। ओके हर्षा जी, ठीक है। देखिए, आपने पहले जैसे ही पढ़ा चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज किसके अंदर बनता है? वृत्त के अंदर बनता है। और आपसे बोला है समलंब चतुर्भुज है। समलंब यानी ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है क्या? ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हो गया। अब ये चक्रीय चतुर्भुज भी हो गया और समलंब भी हो गया, ट्रेपेजियम भी हो गया और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हो गया। अब यहां पे एडी और बीसी एक दूसरे के पैरेलल है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, चलेगा। ए बी सी 70 डिग्री है, तो ये 70 है। तो बी सी डी की वैल्यू बतानी है। बी सी डी की वैल्यू बतानी है, मतलब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। मुझे एक बात बताइए, अगर ये 70 है तो सामने वाला 110 होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का योग हमेशा कितना होता है? तो वो होता है 180। तो 180 में से अगर ये 70 है तो सामने 110 होगा। और फिर हमने एक नियम और सीखा था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं और इस प्रकार से एक तिर्यक रेखा काटे, तो ये होते हैं अंदर बनने वाले कोण, और इनका योग भी हमेशा 180 अंश होता है। तो अगर ये 110 है तो ये वाला कितना होगा? 70 होगा। ये आपका आंसर है। 110 तो 70, क्योंकि इनका इन दोनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 180 होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़े। एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम है। इसका आंसर 72 आएगा। बस वहां 70 था या 72 है, बाकी सारी बातें सेम है। आगे बढ़ेंगे। हम्म। पढ़िए इसको अच्छे से। जी, आपने क्लास नहीं पढ़ी है इसका मतलब।
विमल कुमार, क्या कर रहे हो तुम? कोई नहीं देखेगा तुम्हारा कमेंट, क्यों पच रहे हो? हम्म। चलो देख लिया। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं ये चैप्टर ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि आपको इसके पहले जो मैंने 5 क्लासेस या 6 क्लासेस में थ्योरी पढ़ाई है, आपने वो पढ़ी होगी, है ना? मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूं, और मैं आपको पहले से बोलते आ रहा था कि थ्योरी पढ़ लो तभी क्वेश्चंस बनेंगे। और आपको उस समय समझ शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आपको समझ में आ गई होगी, जिसको बोलते हैं ना अकल ठिकाने आ गई होगी, कि बिना थ्योरी के कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपने पिछली 6 क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ी है, रेगुलर उनको पढ़ा है, और आपने रिवीजन भी कर लिया होगा, तो आपसे क्वेश्चंस 100% बनेंगे। अब आप बीच में आ जाओगे तो आपको नहीं है। अगर आप बीच में आए हो तो पहले उन क्लासेस को देखो, और आप ये सोच के आए हो कि हम तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ी देर में आपको जो है खून के आंसू रोने पड़ेंगे, है ना? कोई मतलब नहीं है परेशान होने से। जो बोला जाए वो किया करो। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने यूट्यूब पे डाली थी, आपने देखा होगा, वो एक हाथ लड़का लड़के का नहीं था, और मार्शल आर्ट सीखना था। तो गुरु पे भरोसा करना, गुरु की बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है, लेकिन आप बहुत चैलेंज देते हो। आप बोलते हो कि नहीं, आप भले हमारे गुरु हो, लेकिन सर हम अपने गुरु खुद हैं, है ना? हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे, तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो तुम्हारा अनुभव है ना? इसलिए बात मान लिया करो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज की खासियत होती है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो AB हो गया 4 सेंटीमीटर। ABC 120 डिग्री है भैया। ABC यहां लिख देता हूं, 120 डिग्री का है। तो विकर्ण BD की लंबाई क्या होगी? एक विकर्ण बना लेते हैं BD, इसकी लंबाई आपसे पूछी गई है ना? इसकी लंबाई हमें क्या करना है? बताना है। अब यहां पे आप एक चीज याद रखिएगा कि अगर कभी भी सम चतुर्भुज यानी रोम्बस के बारे में बोला जाएगा, तो सम चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो अपने आप में कोण अर्धक होता है। सम चतुर्भुज में क्या होता है? जो डायगोनल है वो अपने आप में क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण अर्धक होता है। ये बात ध्यान रखना, है ना? तो अगर ये पूरा कोण 120 डिग्री का है, इसका मतलब इधर भी 60 का बनेगा और इधर भी 60 का बनेगा। बोलो हां या ना? ठीक है, दोनों तरफ क्या हो जाएगा? 60-60 का हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताओ, कि अगर ये भुजा 4 है तो ये भुजा भी 4 होगी, क्योंकि हर प्रत्येक भुजा 4 की होगी। और फिर एक नियम और याद रखना, कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, मान लीजिए दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके आमने सामने बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने ये वाला कोण बनेगा, इसके सामने ये वाला कोण बनेगा। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, है ना? तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण समान होगा, यानी ये 60 है तो ये भी कितना होगा भैया? 60 होगा। अच्छा जी, फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो तीसरा वाला भी 60 होगा, मतलब ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा? 60 का होगा। इस 60 के सामने 4 है, इस 60 के सामने 4 है, तो इस 60 के सामने भी 4 होगा, यानी जो विकर्ण है, डायगोनल है, उसकी लंबाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। आंसर वही का वही हो जाएगा। क्लियर है बात? बोलिए। हम्म। करेक्ट। समझे? ये 60 है, अगर दो भुजाएं सामने, तो इसके सामने और इसके सामने के कोण बराबर होंगे। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये 60 है तो ये 60 होगा, तो तीसरा भी 60। और हर 60 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने भी 4 आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। सब आपने अच्छे से पढ़ा ही हुआ है।
हम्म। मजा आ रहा है? ठीक है। हाँ, अगला है, दो जीवा ए बी और ए सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा 6 सेंटीमीटर है और एंगल बी ए सी 90 अंश का है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो, अभी आपसे डायग्राम भी बनाते नहीं बनेंगे, अभी एकदम से समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा लगाना है। थोड़े 15-20 सवाल हो जाएंगे ना, तो फिर आपका दिमाग काम करेगा। अभी आप बस समझने पे ध्यान लगाएं कि कहां पर क्या करना है ना। ये एक वृत्त हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि बोला है जीवा, जीवा किसके अंदर बनती है? वृत्त के अंदर बनती है। ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं। देखो, ए बी और ए सी बोला है मतलब दोनों एक ही पॉइंट से निकली होंगी। एक ए बी हो गई और एक ए सी हो गई, तो इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया, है ना। और बी ए सी 90 अंश का कोण है। बी ए सी मतलब यहां पे 90 अंश का कोण बन रहा है, और 90 अंश का कोण हमेशा कौन बनाता है? व्यास। कल ही बताया था, व्यास डायमीटर हमेशा 90 अंश का कोण बनाता। अब देखो कितना इनडायरेक्ट पकड़ में आया, है ना। 90 अंश का कोण है, और 90 अंश का कोण कब बनता है? जब व्यास होता है, डायमीटर होता है, तो वो 90 अंश का कोण बनाता है। फिर एंगल बी ए सी 90 हो गया। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। अब आपको पता है, देखो आपसे बोला है एक जीवा 8 है, एक 6 है, और मैं अभी बता चुका हूं कि एक तो 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होता है, तो अगला होता है 6, 8 और 10, सबका दुगना कर दो। तो अगर 6 आया है, 8 आया है, तो 90 के सामने क्या आएगा? 10, और ये तो 10 पूरा व्यास हो गया, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 5 5 हो जाएगी। तो यहां त्रिज्या कितनी आ गई? 5। ये हो गया काम खत्म, 5 सेंटीमीटर। समझे बात को? हाँ, क्लियर भाई? वेरी गुड। फिर समझा रहा हूं मैं। कल ही बताया था हालांकि आपको ये कि दो जीवाएं हैं, और 90 अंश का कोण कब होता है? जब व्यास हो। तो डायमीटर व्यास है, अगर ये 6 है या 8 है तो सामने 10, और ये व्यास है तो व्यास का आधा कर दो त्रिज्या, तो रेडियस यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। हम्म। अच्छा हर्षा, क्या बात है। फिर एक और बड़ा ही ताबड़तोड़ सवाल है। सब बनेगा, धीरे धीरे सब बनेगा। हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि अपना इतिहास कैसा रहा है ना। हमने स्कूल में पढ़ा नहीं है, उस जमाने में हमने जो पढ़ा वो हमें याद नहीं है। तो आप क्यों उम्मीद करते हो कि एकदम से सब बनने लगे? सब बनेगा धीरे धीरे, लेकिन थोड़े क्वेश्चंस करो, थोड़ी चीजों को और अच्छे से समझो, हर चीज आपसे डेफिनेटली बनेगी। हम्म। ठीक है। शिव कुमार, कल बताया था हमने ये, कल की क्लास देखो, आपको पता चल जाएगा। वेरी गुड। दो समानांतर 8 सेंटीमीटर वाली जीवाओं के बीच की दूरी जिसकी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर हो। अब देखो, पूरा खेल डायग्राम का है, समझना बड़े प्यार से। ये हो गया आपका एक वृत्त, दो जीवाएं हैं समानांतर, 8 सेंटीमीटर वाली जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। लेट से एक जीवा यहां पे हो गई, है ना, और इसी की कॉपी करके एक जीवा हम यहां ले लेते हैं, है ना। दो आपकी जीवाएं हो गई जो एक दूसरे के समानांतर हैं, है ना। फिर अगर वृत्त है तो कहीं ना कहीं केंद्र तो आएगा, तो ये हो गया आपका केंद्र, है ना। फिर इसके बाद यहां से हम ले लेते हैं, ये हो गया अपना एक। इन्होंने एक बात और बोली कि वृत्त का व्यास 10 है।
अगर व्यास 10 है तो 10 का आधा कर दें, इसका मतलब त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या 5 आ जाएगी, है ना। और 8 सेंटीमीटर वाली दो जीवाएं हैं, तो आपको पता है कि जीवा को अगर हम जब भी केंद्र से जीवा को मिलाते हैं तो यह समद्विभाजित करता है, इक्वली बांट देता है, यस और नो। तो अगर ये पूरी 8 है तो ये 4-4 में बढ़ जाएगी, ये भी 8 है तो ये भी 4-4 में बढ़ जाएगी, है ना। और त्रिज्या मुझे पहले से पता है कितनी है, 5 है। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये भी तो त्रिज्या हुई, केंद्र से परिधि तक की दूरी। और अगर इसी प्रकार इसको इससे मिला दें तो ये भी त्रिज्या हो गई, तो ये भी 5 हो गई। अच्छा, दूसरी बात, आपको पता है कि जब भी केंद्र से हम जीवा को मिलाते हैं तो हमेशा ये 90 अंश का कोण बनाता है, ऑलवेज 90 डिग्री। ये सब बातें कल ही बताई थी मैंने आपको, है ना। तो फिर देखो, वापस से ट्रिपलेट की जरूरत पड़ गई। 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होता है। अगर 4 आया है, 5 आया है, इसका मतलब यहां आएगा 3, यहां 4 आया है, 5 आया है, इसका मतलब यहां भी कितना आएगा, 3। बोलो हां या ना। तो दोनों जीवाओं की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भैया, 3 और 3 6। ए आपका आंसर है, ए 6 आपका आंसर है। बोलिए, समझ में आई बात। अगर ये जीवा 8 है तो 4-4, ये जीवा 8 है तो 4-4, और त्रिज्या कितनी है, 5। यहां 4 आया है, 5 आया है, मतलब ये 3 आएगा। यहां 4 है, यहां 5 है, तो ये 3 आएगा। 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। ये आंसर है आपका, ठीक है। ओके, हम्म। दो सकेंद्रीय वृत्तों में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, जीवा की लंबाई ज्ञात करें। अब यहां पे डायग्राम बनाना सबसे मेन टास्क है। डायग्राम बन गया तो आंसर आराम से आ जाएगा। वेरी गुड। देखो, कई लोगों से अब बनने भी लगा है, सब होगा, धीरे धीरे सब होगा। देखो, एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त। अब देखो, सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही जगह पे हो, दोनों का केंद्र एक ही है ना, लेकिन एक के अंदर एक हो, इनको सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, है ना। और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। एक की त्रिज्या, जो बड़ा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या 5 है, और जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 3 है, लेट से। और एक बोल रहे हैं स्पर्श रेखा है जो दोनों में कॉमन है। मैं एक स्पर्श रेखा बनाता हूं, है ना। मान लीजिए इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा बन रही है। हम्म, ये एक स्पर्श रेखा है जो इसको स्पर्श कर रही है, लेकिन इसकी जीवा है। भाई, इस बड़े वाले वृत्त के लिए ये अपने आप में एक जीवा है, कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले वृत्त के लिए ये अपने आप में क्या है, एक स्पर्श रेखा है। अब सुनिए, जो बड़ा वृत्त है अगर मैं ऐसे मिला दूं तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5, ये पूरी 5 है। और अगर इसको ऐसे मिला दूं तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, जो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, हाँ या ना। और आपको पता है कि यहां पे कौन सा कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। और ये जो जीवा है इसको केंद्र से मिलाएंगे तो ये दो बराबर भागों में बटेगी। तो फिर 3 है, 5 है, मतलब क्या नहीं है, 3 5, तो यहां डेफिनेटली क्या आएगा, 4। और अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो ये जो जीवा है, जो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई कितनी होगी, 8 होगी। 8 आंसर आएगा। वेरी गुड।
बहुत लोगों ने आंसर दे दिया भाई। क्वेश्चन 10 नहीं था क्या? 10 था तो कौन सी आंखों से देख रहे हो तुम? 9वां है, 10वां है, 11वां है? कैसे कैसे लोग हैं यार। 10वां क्वेश्चन कहां गया? 3 4 5 5 12 13। ठीक है, बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, पढ़ाएंगे आपको। वेरी गुड, समझ में आ गया। स्पर्श रेखा बाहर भी जाए तो अपने को क्या करना है, लेकिन उन्होंने बोला है ना जीवा, तो जीवा तो बाहर नहीं जा सकती ना, जीवा तो वृत्त के अंदर ही रहेगी। तो ये 3 है, ये 5 है, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या, तो यहां 4 आएगा, ये 4 तो ये भी 4, कुल लंबाई हो गई 8। अगला क्वेश्चन देखिए। हम्म, अच्छा, ए बी एक वृत्त की जीवा तथा पीएटी वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। बीएटी 75 है, बीएसी 45 है, सी वृत्त पर एक बिंदु है, एबीसी का मान ज्ञात करिए। देखिए, डायग्राम बनाने पर ही आपको समझ में आएगा कि यहां पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बात इतनी। आपसे बोला है ए बी एक वृत्त की जीवा है, ठीक है, और पीएटी, पीएटी देखो यहां पे हमें लेना पड़ेगा बिंदु ए, इसको नाम देना पड़ेगा पी ए टी, तो ये हो गई एक स्पर्श रेखा, है ना। और ए बी क्या है, एक जीवा है, तो मैं ए से बना देता हूं, तो ये हो गई ए बी एक जीवा। बी ए टी, बी ए टी आपको बोला है 75 डिग्री है, और बी ए सी 45 डिग्री है। बी ए सी, यहां कहीं पे हमें एक बिंदु और लेना पड़ेगा, इसको सी ले लेते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, तो बी ए सी यानी ये वाला कोण कितने अंश का हो गया, 45 का। और बी ए टी है ना, 75 का हो गया, मतलब इधर का बोल रहे हैं ये बी ए टी, यानी ये वाला कोण कितने का हो गया, 75 का हो गया। तो आपसे बोला है ए बी सी का मान बताइए, ए बी सी का मान बताइए, मतलब इसका मान आपको बताना है ना। ठीक है, यहां पे अपन ने कुछ नाम में गड़बड़ करा है। ए पर स्पर्श रेखा है, ए बी एक वृत्त की जीवा है। देखो, इसको देखकर मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि यहां पे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगा। कल ही मैंने आपको बताया था एकांतर खंड प्रमेय, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, है ना। देखो क्या होती है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, कि ये एक वृत्त है, ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक जीवा है ना। तो यहां बनने वाला कोण इसके बराबर होता है, कल मैंने आपको ये सिखाया था। लेकिन ये 75 है, तो यहां थोड़ा सा हम क्या गलत कर रहे हैं, अब पता चल गया है। देखो, इनके नाम बदल दो, एक्चुअल में पी इधर आ जाएगा, ए और टी इधर आ जाएगा, और बी ए टी यानी ये वाला जो कोण है ये कितने अंश का है, ये 75 का है ना। तो आपको पता है कि अगर ये 75 का है तो ये भी 75 का होगा, एकांतर खंड प्रमेय फिर बोल रहा हूं मैं, है ना। अगर ये हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गई, ये जीवा हो गई, यहां जो कोण बनेगा वो इस वाले के बराबर होगा। तो देखो ये 75 है तो ये 75 होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 75 प्लस 45 कितना हो गया, 120, 120 ये दोनों हो गए, 7 4 11 12, तो ये वाला कोण कितने अंश का आएगा भैया, 60 का आएगा। सी आपका आंसर है, सी इज द आंसर।
हाँ, टॉपिक टफ तो है, नो डाउट टफ है, लेकिन क्या चाहते हो आप ये बताओ। चलो मान लिया टॉपिक टफ है, क्या करें अब? पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। जीवन में बहुत संघर्ष है, गरीबी है, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन क्या है, जीना तो पड़ेगा, सामना तो करना पड़ेगा। जीवन के सत्य को समझो, जीवन को समझो, सफलता के रहस्य को समझो। जितना आप कमियां खोजोगे, जितना आप हर चीज में कमी निकालोगे, उतना आप जीवन में परेशान रहोगे। इस बात को समझो कि दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। हर चीज जीवन का एक हिस्सा है, और जिसने भी जन्म लिया है, समस्या हर किसी की जीवन में है। कुछ लोग उसको लेकर रोते रहते हैं, कुछ लोग उसका मुस्कुराकर सामना करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने हैं तो कुछ चीजें आसान होंगी, कुछ चीजें टफ होंगी। आसान चीजों में सबको मजा आता है, लेकिन बाजीगर वही है जो टफ चीजों को सीख कर आसान बनाए, और उसी का सिलेक्शन होता है। तो या तो आप रोते रहो, है ना, उससे कुछ नहीं होना है, सिलेक्शन होना नहीं है। रोते रहो, ये बड़ा टफ है, हमसे तो बनेगा नहीं, हम तो कर नहीं पाएंगे, तो आप सही हो, है ना। मैंने एक जीवन में चीज सीखी है कि जो आप खुद से कहोगे ना, वो सही होगा, है ना। आप अगर खुद से कहोगे तो बड़ा टफ है, मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, मुझसे तो इसके क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो आप सही बोल रहे हो, होगा ही नहीं। जो इंसान दिमागी रूप से नकारात्मक होगा, दिमाग से कमजोर होगा, दिमाग से कमजोर मतलब जिसकी सोचने की क्षमता ही कमजोर है, जो सोचने में गरीबी करता है, वो गरीब ही रहेगा जीवन भर। क्योंकि तुम हो सोचने में कंजूस, सोचने में हो तुम गरीब, तो गरीब सोच वाला कभी अमीर नहीं बन सकता, है ना। ये बात आप समझ लो। गरीब होना और गरीब सोच होना में फर्क है। गरीब सोच के साथ आप कभी अमीर नहीं बन सकते। तो भले आप गरीब हैं, लेकिन सोच अमीर है, तो आप अमीर डेफिनेटली बनोगे। इसलिए दुखों से भरे रहोगे तो दुखों की कमी नहीं है ना। और हर किसी के जीवन में दुख है, इसलिए सामना करो, रोना बंद करो, नहीं तो रोते रह जाओगे और जीवन यूं ही निकल जाएगा, और बाद में पता चलेगा कि उसके जिम्मेदार अपन ही थे। अपनी सोच ही जिम्मेदार होती है हर चीज के लिए। तो आप जो खुद से कहोगे वो सही होगा। आप बोलोगे नहीं, चैप्टर जैसा भी है मैं सीखूंगा, एग्जाम कैसे भी हो, टफ हो, बहुत कंपटीशन हो, लेकिन निकालेंगे, तो 100% निकलेगा, है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ, उनका सामना करना आर्ट ऑफ लाइफ। वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम लोग, तो ज्ञान का भंडार हो, सब पता है तुम्हें। हम्म, ठीक है। देखो, किसी ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित दो बिंदु ए और बी से खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। चतुर्भुज पी ए ओ बी और ए ओ बी का अनुपात 5:1 है ना। तो एपीबी आपको ज्ञात करना है। जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमने एक सर्कल बनाया, है ना, और दो स्पर्श रेखाएं हमें बनानी है। खींची गई स्पर्श रेखा पी पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक स्पर्श रेखा मान लीजिए यहां पर ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से, है ना, और एक और स्पर्श रेखा यहीं से गुजार देते हैं। ये एक और स्पर्श रेखा हो गई, है ना, और इसका नाम दे देते हैं पी, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और जो केंद्र है इसका नाम दे देते हैं ओ। तो अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, ये अपने आप में देखो पी ए ओ बी, ये अपने आप में क्या है, एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। हाँ, अब इन्होंने इसमें आपसे क्या कहा, ये अपने आप में एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो आपसे बोला है ए ओ बी और ए पी बी का अनुपात क्या है, 5:1। तो इसको 5x और इसको x लिख लो। तो आमने सामने के कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 होता है। तो 6x बराबर 180 है।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। ये आपका 30 आ गया। APB x की वैल्यू ही निकालना है। 30 डिग्री इज योर आंसर, आपका आंसर है। हाँ, ठीक है, वो अलग है। PA इंटू PB बराबर PT का स्क्वायर, वो अलग है, वो बाद में काम आएगा। हम्म 30। आमने सामने के कोणों का योग 180, तो 5x प्लस एक्स बराबर 180, 6x, x की वैल्यू 30। दिस इज योर आंसर। चलिए, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आज की PDF में आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल हम मिलकर इनको करेंगे। तो आज के लिए, आज के एपिसोड में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं हम लोग कल, और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कई सारे अलग अलग प्रकार की क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे चीजें आपसे बनने भी लगेंगी और आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है भाई, चलो। तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे, बस यही मनोकामना है। भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, है ना। 2 अगरबत्ती लगाते रहा करो भगवान को रोज, और बड़े बुजुर्गों के सामने माथा टेकते रहा करो। अब इनसे ही कुछ हो सकता है। बोलते हैं ना, अब दवा दवा की नहीं, दुआओं की जरूरत है। तो तुम्हारे ऊपर अब कोई दवा काम नहीं करेगी, तुम्हें अब दुआओं की और आशीर्वाद की जरूरत है। कोई कुछ नहीं कर सकता अब। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। भारत माता की जय, आज के आनंद की जय। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी